नमस्कार मित्रों। आज हम लोग राहुल सांकृत्यायन जो हिंदी प्रदेश में और समूचे भारत में अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, घुमक्कड़ महारथी के रूप में जाने जाते हैं, उनकी सोवियत यात्राओं की चर्चा करेंगे। सोवियत रूस में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो अपनी 3 यात्राएं की, उनकी बात हम लोग करेंगे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में तमाम महत्वपूर्ण भारतीयों की सोवियत यात्रा संभव हुई। उसमें जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे, तो क्रांतिकारी भी थे जो उसी समय सोवियत रूस गए, और सिर्फ गए ही नहीं बल्कि सोवियत रूस के समाज को उन्होंने जिस रूप में देखा, जाना, समझा, उसका वर्णन भी उन लोगों ने लिपिबद्ध किया, जो आज हमें उस समय के सोवियत रूस के बारे में और इन भारतीय महापुरुषों ने, नेताओं ने सोवियत रूस को किस रूप में देखा था, उसकी जानकारी देता है। मसलन जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस सोसाइटी फॉर कल्चरल रिलेशंस के बुलावे पर गए 1927 में, और उन्होंने एक जो उनके अनुभव थे सोवियत रूस के बारे में, उसको एक किताब के रूप में लिखा, जो सोवियत रसिया सम रैंडम स्केचेज एंड इम्प्रेशन शीर्षक से पुस्तक रूप में छपी थी और सराही गई काफ़ी, जिसमें नेहरू उस समय के सोवियत रूस को जो उन्होंने उस यात्रा में जाना, वह समाज, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और जो परिवर्तन हो रहे थे, ज़ारशाही के दौर के समाप्त होने के बाद रूस में जो कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे, उनके बारे में नेहरू जी ने अपनी उस पुस्तक में लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेहरू के बाद सोवियत रूस की यात्रा पर गए, उन्होंने रसियार चिट्ठी नाम से पुस्तक लिखी, जो असल में उनके द्वारा जो भेजे गए रूस से पत्र थे, जो यात्रा के दौरान उन्होंने अपने मित्रों को, अपने साथियों को लिखे थे, उन पत्रों का संकलन है। और रूस की चिट्ठी नाम से हिंदी में भी अनुवाद हुआ यह, और इंडियन प्रेस द्वारा छापा गया था। इसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत रूस को किस तरीके से देखा, क्या प्रभाव उनके दिमाग पर सोवियत संस्कृति ने, सोवियत राजनीति ने, और जो एक क्रांति के बाद, रूस की क्रांति के बाद जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन रूस में दिखाई पड़ रहे थे, उसको लेकर उन्होंने जो अपनी राय बनाई, उसके बारे में रूस की चिट्ठी में हमें पढ़ने को मिलता है। हिंदी प्रदेश की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति ने या लेखक ने सोवियत रूस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां दी हिंदी प्रदेश को, वो राहुल सांकृत्यायन है। राहुल जी ने जब रूस में क्रांति 1917 में हुई, तभी उन्हें एक इसकी हल्की सी जानकारी मिली, और कैसे एक क्रांति के द्वारा लेनिन और दूसरे जो रूस के क्रांति का नेतृत्व करने वाला नेतृत्व वर्ग था, उसने किस तरीके से समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया और क्या कुछ प्रयास उन लोगों ने किए, इसकी एक मोटा मोटी जानकारी एक राहुल जी को थी। और
उसी के आधार पे उन्होंने एक उपन्यास का खाका तैयार कर रखा था अपने मन में। और जब वो हजारीबाग जेल में बंद थे असहयोग आंदोलन के बाद 1924 में, तब वह जो खाका 1918 में उनके मन में उभरा था उसको उन्होंने एक लिखित रूप देने का प्रयास किया। और उसके बाद फिर 7 साल और लगे और अंततः यह जो सोवियत रूस को लेकर एक औपन्यासिक विवरण या वृतांत तैयार करने की उनकी जो सूझ थी वो 22वीं सदी नामक उपन्यास के रूप में सामने आती है। 22वीं सदी दरअसल एक भविष्य की, एक यूटोपियाई समाज का चित्रण है उस उपन्यास में, जिसमें विश्वबंधु एक उसका पात्र है जो एक गुफा में वह समाधिस्थ हो जाता है, ध्यान लगा लेता है और उस मूर्छावस्था में पड़े हुए उसको प्राय 200 साल बीत जाते हैं। और जब वह उठता है, जब वह चैतन्य अवस्था में आता है, तो जब वह बाहर निकलता है, गुफा के बाहर आता है, तो देखता है कि ये समाज तो बदल गया है, तो दूसरी ही राह पर चल पड़ा है समाज। और वह दूसरी राह है समता की राह, सामाजिक न्याय की राह, जहाँ हर किसी को उसकी ज़रूरतों के हिसाब से और उसकी जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से संसाधन मिल रहे हैं, उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लिया जा रहा है और सभी लोग मिलजुल कर संसाधनों को उत्पादन के लिए कृषि में सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी कर रहे हैं। कोई उसमें सामाजिक सोपान नहीं बटा हुआ है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई विषमता नहीं है, आर्थिक असमानता नहीं है। एक ऐसे समाज की परिकल्पना राहुल जी ने की थी। और जब बाद में राहुल जी स्वयं जाते हैं सोवियत रूस में, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज की कि 22वीं सदी में जिस समाज की मैंने परिकल्पना की थी वह इस सोवियत भूमि पर मैं आज देखता हूँ कि वह समाज आज चरितार्थ हो रहा है, वह वास्तविक रूप ले रहा है। यथार्थ के धरातल पर उसे उतारने का कार्य सोवियत रूस के नेताओं ने और सोवियत जनता ने किया है। और इसीलिए मैं इस सोवियत भूमि को पुण्य की भूमि मानता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा। सोवियत रूस की जो पहली उनकी यात्रा है राहुल जी की 1934 के दौरान उनकी यह यात्रा हुई। और इस यात्रा से पहले आप देखें कि राहुल जी तिब्बत और लद्दाख के दुर्गम इलाकों की यात्रा कर चुके थे, जिसमें बौद्ध धर्म और दर्शन से जुड़ी जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं उनका संकलन राहुल जी ने किया। उनके प्रकाशन का कार्य, उनके अनुवाद का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया और उसे संभव किया। इसी क्रम में वे भदंतानंद कौशल्यायन जैसे विद्वानों के संपर्क में आए, जो आगे चलकर उनके सहचर बने और उन्हीं के साथ इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे जो यूरोप के देश हैं उनकी यात्रा राहुल जी ने की थी। पहली जो राहुल जी की सोवियत यात्रा है वो इस मामले में अविस्मरणीय है कि राहुल जी अपने उस 22वीं सदी की जो उनकी परिकल्पना थी उसको वो यथार्थ में घटित होता हुआ देख रहे थे। वह यात्रा बहुत लंबी नहीं थी, आगे की जो यात्राएं हैं वो लंबी रहीं,
और राहुल जी की जो ये सोवियत यात्राएं हैं वह भारत और सोवियत रूस के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो ऐतिहासिक संबंध थे, उनकी भी जानकारी हमको देते हैं और समाज, राजनीति, अर्थतंत्र, कृषि, संस्कृति के तमाम पहलू, रंगमंच, नाटक, सिनेमा, कला, कोई ऐसा पहलू न होगा समाज, सोवियत समाज का जो राहुल जी की दृष्टि से और उनकी लेखनी से छूटा हो, जिसका विवरण वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की चुनाव प्रणाली, वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसे कार्य कर रही थी, अलग अलग जातीय समुदायों के बीच सोवियत रूस किस तरीके से समन्वय बनाने की कोशिश लगातार कर रहा था, उसका विवरण राहुल जी देते हैं। राहुल जी की ये यात्राएं इस मामले में भी विशिष्ट हैं कि इन यात्राओं के दौरान राहुल जी सोवियत रूस के जो प्रकांड विद्वान थे उनके संपर्क में भी आते हैं। वो पहली यात्रा में 2 विद्वानों से मिलना चाहते थे, एक तो सर्गेई ओल्डनबर्ग और दूसरा जो विद्वान सोवियत रूस का था वो था प्रोफेसर स्चेरवात्स्की। थियोडोर स्चेरवात्स्की और सर्गेई ओल्डनबर्ग से मिलना चाहते थे। राहुल जी को ये जानकारी नहीं थी कि ओल्डनबर्ग का निधन पहले ही हो चुका है। जब वो वहाँ पहुँचे तब उन्हें जाकर इसकी जानकारी हुई और दुख हुआ उन्हें इस बात का कि ओल्डनबर्ग से मिलने, उनसे बात करने और एक समान रुचि वाले जो विद्वानों के बीच एक जो बौद्धिक वार्तालाप, संवाद संभव था, उसका अवसर राहुल जी के हाथ से निकल गया ओल्डनबर्ग की असमय मृत्यु की वजह से। पहली यात्रा में राहुल जी प्रोफेसर स्चेरवात्स्की से भी नहीं मिल सके, लेकिन अगली यात्रा में जब दूसरी बार 1937-38 के दौरान राहुल जी गए तो स्चेरवात्स्की से मुलाकात हुई और एक लंबा और घनिष्ठ संबंध, एक वैचारिक संवाद पत्रों के माध्यम से और परस्पर जो उनकी भेंटें हुई उनके माध्यम से राहुल जी और फ्योदोर स्चेरवात्स्की के बीच हुआ। दोनों के बीच रुचियां समान थी। स्चेरवात्स्की भी बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति में गहरी रुचि रखते थे। उनके संपर्क में राहुल जी आए और उन्हीं की शिष्या थी एलेना कोजेरोवस्काया, जो लोला के नाम से जानी गई और जिनसे विवाह राहुल जी ने आगे चलकर किया। तो एक वैचारिक सेतु बनाने का काम भी राहुल जी अपनी इन यात्राओं में कर रहे थे भारत और सोवियत रूस के विद्वानों के बीच। वहाँ की संस्थाओं के जो विवरण राहुल जी ने दिए हैं, चाहे वो लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी का हो, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ के विवरण हो, या फिर जो संग्रहालय राहुल जी ने उस समय देखे थे, क्योंकि 30 के दशक 40 के दशक में आते आते और सोवियत रूस की इन यात्राओं में जाते हुए मध्य एशिया के इतिहास में, सेंट्रल एशिया का जो इतिहास है उसमें राहुल जी की बहुत गहरी दिलचस्पी हो चुकी थी और इन सोवियत यात्राओं में वो लगातार सामग्री संकलित कर रहे थे कि मध्य एशिया का इतिहास उसे मुझे लिखना है, उसको पूरा करना है और भारतीय इतिहास को समग्रता में समझने के लिए मध्य एशिया के इतिहास का कितना महत्व है
इससे राहुल जी भलीभांति परिचित थे और इसीलिए उन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए विपुल सामग्री संकलित की। और चाहे वो स्चेरवात्स्की हों, बरान्निकोव जैसे विद्वान हों, या फिर एसपी टॉल्स्टॉय और बर्नस्टाम जैसे पुरातत्वविद हों, उनसे संपर्क करते हैं जब राहुल जी, तो मध्य एशिया के बारे में, मध्य एशिया के पुराकाल के बारे में, वहाँ जो पुरावशेष मिले हैं उनके बारे में, और वहाँ के जो समुदाय हैं, संस्कृतियाँ हैं, उनके बारे में वो लगातार सामग्री संकलित कर रहे थे, जो पहल तो सोवियत भूमि में सामने आई, सोवियत रूस के बारे में जो उन्होंने लिखा, और आगे चल के 50 के दशक में जब बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से मध्य एशिया का इतिहास 2 खंडों में लगभग 1200 पृष्ठों में फैली हुई ये पुस्तक जब आई, तो उसमें उन्होंने इस सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया, मध्य एशिया का इतिहास। और वैसी दूसरी पुस्तक हिंदी में कम से कम मेरे जानते हुए अभी तक मध्य एशिया के इतिहास पर उतनी प्रामाणिक और उतनी विस्तार में कोई दूसरी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो एक तो विद्वानों से संपर्क संवाद की प्रक्रिया और वैचारिक सेतु बनाने का काम, इसी बीच मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी पहुंचते हैं सोवियत रूस में, और मौका है जो सोवियत एकेडमी है, सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस की 220वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और उसका विवरण दिया है राहुल जी ने। खुद मेघनाथ साहा ने भी अपने इस यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है। तो संदेश भारत से क्या पढ़ा जाए, ये संदेश तैयार किया मेघनाथ साहा ने, और फिर सवाल उठा कि किस भाषा में ये पढ़ा जाए। उसी समय मेघनाथ साहा की मुलाकात राहुल जी से होती है, और राहुल जी कहते हैं कि उचित होगा कि हम इसे अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषा में पढ़ें, और संस्कृत मेरे हिसाब से सबसे माकूल भाषा होगी इस संदेश को पढ़ने के लिए, जो भारत के वैज्ञानिक समुदाय और नागरिकों के द्वारा सोवियत रूस को दिया जा रहा है। और वह हुआ भी। मेघनाथ साहा ने जो संदेश लिखा था, उस संदेश का संस्कृत भाषा में अनुवाद राहुल जी ने किया, और फिर मेघनाथ साहा ने मंच से उस संदेश को पढ़ा। इसके साथ ही वहाँ के संग्रहालयों के बारे में, चाहे वो पॉलिटेक्निक म्यूजियम हो, स्टेट हर्मिटाज म्यूजियम हो, जो मॉस्को लेनिनग्राद के बड़े संग्रहालय हैं, उसमें राहुल जी जाते हैं, और किस प्रकार का संग्रह है इन संग्रहालयों में, कैसे उनके कलेक्शन हैं, मध्य एशिया के बारे में, पश्चिम एशिया के बारे में, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बारे में कितने महत्वपूर्ण उनके संकलन हैं, उसकी जानकारी भी राहुल जी अपने पाठकों को देते हैं। इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में जैसा मैंने जिक्र किया कि स्चेरवात्स्की से तो वे संपर्क में थे ही, बरान्निकोव जो एक और विद्वान हुए हैं, जहाँ ओल्डेनबर्ग या स्चेरवात्स्की ये जो क्लासिकल लैंग्वेज या ट्रेडिशन के स्कॉलर थे, वहीं बरान्निकोव आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनके विद्वान थे। हिंदी के भी बहुत ही अच्छे विद्वान थे। प्रेमचंद की रचनाओं का उन्होंने रूसी में अनुवाद किया। तो बरान्निकोव से भी राहुल जी मिलते हैं। वहाँ लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद दिवस, रविंद्र दिवस के अवसर पर जो समारोह मनाए जाते हैं उनमें भी वे शरीक होते हैं। और इतना ही नहीं, सोवियत रूस में घूमते हुए, चाहे वो अज़रबैजान हो, बाकू हो, उन जगहों का जो समाज है उसके बारे में जिस तरीके से राहुल जी लिखते हैं,
बाकू की गलियों में विचरते हुए राहुल जी को बनारस की गलियां, वो उनकी जो ठेल है और जिस तरीके से वो सकरी गलियां हैं बनी हुई, उनकी याद आ जाती है। वहाँ की महिलाओं के पहनावे को देखकर उनको हिंदुस्तानी महिलाओं के पहनावे, उनके रहन सहन की याद आ जाती है। तो ये जो सांस्कृतिक एक तुलनात्मक अध्ययन है बाकू में वे जो देख रहे हैं, और ज्वाला देवी मंदिर वो जाते हैं जो आतशगाह के नाम से भी या फायर टेम्पल के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ के बारे में वो लिखते हैं कि कैसे वहाँ नागरी और गुरमुखी लिपि में लिखे हुए अभिलेख वो देखते हैं। और इसका भी वो जिक्र करते हैं कि 16-17 साल पहले एक सन्यासी ने उन्हें इस बाकू के ज्वाला देवी मंदिर के बारे में बताया था, मगर तब उन्होंने इसका यकीन नहीं किया था कि वहाँ इतना दूर भारत से कोई ऐसा मंदिर होगा। लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया, जब वो खुद देखते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो उन्हें यकीन होता है। और वे इसका भी जिक्र करते हैं कि किस तरीके से ज्वाला देवी मंदिर में, और जो भारतीय व्यापारी मध्य एशिया में रहे हैं मध्यकाल से ही, उनका जो एक समृद्ध अतीत रहा है उसका जिक्र करते हैं राहुल जी। इसके साथ ही जो सोवियत समाज है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, सामूहिक कृषि, पंचायतों की स्थापना, कोल खोज, इनके बारे में भी राहुल जी लिखते हैं। और बार बार जब भी वो कुछ नई बात या कोई ऐसी नई परिघटना सोवियत रूस में लक्षित करते हैं, तो एक कचोट भी उनके मन में उठती है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये समय की मांग है, वक्त की मांग है कि हम ऐसे बदलावों का होना सुनिश्चित करें, समाज को इस दिशा में हम आगे ले जाएं कि जो बदलाव सोवियत रूस जिनकी दिशा दिखा रहा है, उसको हम भी अपने समाज में लाने का, बदलावों की वही अलख जगाने का काम हम भी करें, इसका भी जिक्र राहुल जी करते हैं। कलाकारों का जो सम्मान उन्होंने देखा सोवियत रूस में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। सिनेमा का उन्होंने जिक्र किया है, रूसी क्रांतिकारियों के बारे में या रूसी विद्रोहियों के बारे में जो बनी हुई फिल्में हैं या जो आम रूसी फिल्में हैं, उनके सौंदर्य शास्त्र को देखकर, उनके जो कलात्मक उत्कृष्टता को देखकर राहुल जी के मन में यह बात उठती है कि हमारे यहाँ जो सिनेमा का दर्शक है वो सोवियत रूस के फिल्मों के बारे में जानता तक नहीं है। हम या तो मुंबईया फिल्में देखते हैं जिसमें अधिकांशतः बेसिर पैर की बातें होती हैं, या हम हॉलीवुड की बचकाना फिल्में देखते हैं। ये राहुल जी के अपने शब्द। और ऐतिहासिक विषयों पर बनी हुई फिल्मों को लेकर राहुल जी खासा वो नाराज़गी रखते थे बम्बई में बनने वाले फिल्मों को लेकर, और उनमें जो कालदोष की प्रवृत्ति होती थी कि ऐतिहासिक परिघटनाओं की अनदेखी करके जिस तरीके से उनके पात्रों के पहनावे होते थे या उनकी भाषा होती थी, उनके संवाद इस तरीके के होते, उसकी शिकायत भी राहुल जी करते थे। और जब उन्होंने सोवियत फिल्में देखी जो ऐतिहासिक विषय वस्तु पर बनी थी, हिस्टोरिकल या पीरियड जो फिल्में थी, तो उन्होंने कहा कि कितनी समृद्ध फिल्में और ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत फिल्में सोवियत फिल्म निर्माताओं ने, फिल्म निर्देशकों ने बनाई है, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और कलाकारों का जो सम्मान वो देख रहे हैं सोवियत रूस में, उसको उन्होंने देखकर ये कहा कि हिंदुस्तान में हम जिस तरीके से अपने लोक कलाकारों को उपेक्षित छोड़ देते हैं, और इसमें वो आजमगढ़ के ही जो भोजपुरी के लोक कवि विश्राम रहे हैं उनका जिक्र करते हैं कि बिरहा गाने वाले, लिखने वाले विश्राम
को जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी समाज ने उपेक्षा उसकी करते हुए उसे अकेला मरने को छोड़ दिया, वैसी उपेक्षा की कल्पना, वैसी कृतज्ञता की कल्पना सोवियत रूस में हम नहीं कर सकते। सोवियत रूस अपने कलाकारों को सम्मान देने वाला समाज है और इसीलिए वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को भी इस मामले में भी सोवियत रूस से सीख लेनी चाहिए और अपने लोक कलाकारों को, जो जनता के लिए अपनी रचनाएं रचते हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनका सम्मान हो, उन्हें यथेष्ट सम्मान मिले, इसकी बात भी वो रखते हैं। तो और इस दरमियान वो जिन लोगों से संपर्क में आते हैं, एक मज़ेदार उदाहरण है कि वो प्रमथनाथ दत्त से भी मिलते हैं, जो दाऊद अली के नाम से भी वहाँ पर उपनाम से जाने जाते थे। उनका भी जीवन का जो पूरा ट्रेजेक्टरी है वो अद्भुत है। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया प्रमथनाथ दत्त ने, और उसके बाद वो इंग्लैंड गए जहाँ वे श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो फ्रेंच लीजन, जो फ्रांसीसी आर्मी थी, उसमें शामिल हो गए और फिर ओल्डेनबर्ग के बुलावे पर वे मास्को गए और वहाँ वो अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो प्रमथनाथ दत्त से भी राहुल जी की मुलाकात होती है। आर्थिक जो बदलाव देख रहे थे राहुल जी, उसका भी वो जिक्र करते हैं। और आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि केटी शाह जैसे अर्थशास्त्री, जिन्होंने आगे चलकर एक तरीके से नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी, उसमें उन्होंने उसके जो विभिन्न उप समितियों की रिपोर्ट थी उनको संपादित करने का महत्वपूर्ण काम केटी शाह ने किया। तो केटी शाह ने भी 30 के दशक में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में बम्बई में एक व्याख्यानमाला दी थी जो प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में जो प्रयोग हो रहे थे, जो लेनिन और उसके बाद स्टालिन वगैरह ने जो प्रयोग किया आर्थिक क्षेत्र में, उनका वो जिक्र कर रहे थे। तो आर्थिक मामले में भी क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, कृषि के मामले में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका भी जिक्र राहुल जी ने किया। चुनावों का भी उन्होंने हवाला दिया को खुद वो प्रत्यक्षदर्शी रहे, किस प्रकार से सोवियत रूस में जो मतदान की प्रणाली है, चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है, वह कैसे काम करती है, न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका कैसे काम करती है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। रोमानी समुदाय जो वहाँ पर, जो एक तरीके से जिप्सी कम्युनिटी मानी जाती है, उसके इतिहास में भी राहुल जी की बड़ी गहरी दिलचस्पी जगी। और उसकी भाषा को उन्होंने जब सुना रोमानी समुदाय के लोगों की, तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी जो बुंदेली है, भोजपुरी है, अवधी है, उससे यह बिल्कुल मिलती जुलती भाषा है। और या हो न हो, ये लोग कहीं न कहीं इनका रिश्ता भारत से, हिंदुस्तान से जुड़ता प्रतीत होता है। और फिर उन्होंने बात की, जो दूसरे विद्वान थे सोवियत रूस के, जो बंजारा उस रोमानी कम्युनिटी की भाषा पर काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने राहुल जी का यह जो अनुमान था उसकी पुष्टि की कि हाँ, ये लोग उसी गंगा घाटी से आए हुए लोग हैं, जो सहस्राब्दियों पहले उधर आए, एक बंजारा समुदाय के रूप में ये लोग घूमते हुए वहाँ भारत से मध्य एशिया की ओर आए थे ये लोग। तो उनकी भाषा और उनके सांस्कृतिक इतिहास में भी राहुल जी की बहुत गहरी दिलचस्पी रही थी। स्टीफन वाली जैसे विद्वानों ने इसका अध्ययन भी किया था कि जो भारतीय भाषाएं हैं और रोमानी भाषाओं में जो तुलनात्मक जो संबंध है, उसका अध्ययन किया था। तो राहुल जी की दिलचस्पी सोवियत समाज में, सोवियत राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, उसके जो विविध पक्ष हैं, रंगमंच, वो ओपेरा और जो बैले डांस वगैरह भी होते हैं, थिएटर के जो परफॉर्मेंस हैं, उनको भी वो
देखते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करते हैं तो एक समग्र जो विवरण राहुल जी प्रस्तुत करते हैं 30-40 के दशक का जो सोवियत रूस है उसके बारे में, और किस तरीके से जो सोवियत जन की प्रतिबद्धता है अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, उसके बारे में राहुल जी बहुत विस्तार से और दिलचस्प ढंग से लिखते हैं। और जो खुद उनके अपने आंखों देखे अनुभवों पर आधारित ये विवरण है, और मैं जो मेरी जीवन यात्रा जो उनकी आत्मकथा है उसमें भी ये विवरण संकलित है। और इसके साथ ही जो सोवियत भूमि उनकी पुस्तक है और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित मध्य एशिया का इतिहास जैसी पुस्तक, उसमें भी ये विवरण संकलित है। इसके अलावा वो साहित्यकारों से भी परिचित हुए, खासकर ताजिक साहित्यकार सदरुद्दीन नैनी से राहुल जी बहुत प्रभावित हुए, जो ताजिकिस्तान के एक तरीके से राष्ट्र कवि माने गए सदरुद्दीन नैनी। और उनकी तमाम पुस्तकों के अनुवाद, कुछ के अनुवाद तो राहुल जी ने वहीं सोवियत रूस में रहते हुए ही कर दिए हिंदी में, और कुछ के अनुवाद जब वे भारत लौटे तो भारत लौटने के बाद किए थे, जिसमें जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे दाखुंदा है, गुलामान है, अदीना है, ये जो पुस्तकें हैं इनके अनुवाद राहुल जी ने सदरुद्दीन नैनी की पुस्तकों के किए थे। तो सोवियत रूस की जो राहुल जी की यात्राएं हैं वह भारत और रूस के बीच एक संवाद बनाने की, वैचारिक सेतु बनाने की प्रक्रिया का एक अहम उदाहरण है। और जैसा कि उनकी सबसे मशहूर जो पुस्तक भी है वोल्गा से गंगा, तो उसी क्रम में ये यात्राएं रही हैं राहुल जी की, जिनकी चर्चा हमने आज की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये आज का जो चर्चा है अच्छा लगा हो तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपके कुछ सुझाव हों तो आप वे भी हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।